हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। रियल गैस इस टॉपिक का रिवीजन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ स्टीम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड at 0.314 into 10 raised to power 4 Pascal is 0.8 kg per meter cube. Compressibility factor Z is, compressibility factor Z पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में जो भी गैस हमें दे रखा है इस गैस का रियल नेचर कंसिडर करना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का क्या फॉर्मूला होता है? PV इक्वल टू ZnRT, PV इज इक्वल टू ZnRT। PV इक्वल टू nRT किसका फॉर्मूला होता है? आइडियल गैस का। रियल गैस के लिए अपने पास क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू ZnRT। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास स्टीम मतलब कि रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। एक बार मैं सिचुएशन आपको बता देता हूँ। रियल गैस के मॉलिक्यूल है, अज्यूम कर लो कि कंटेनर में रियल गैस प्रेजेंट है, स्टीम, वाटर वेपर प्रेजेंट है। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 300 केल्विन। प्रेशर आपको गिवन है पास्कल में 8.314 इंटू 10 raised to power 4 पास्कल। प्रेशर अगर पास्कल में गिवन है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में यूज करेंगे। आर का वैल्यू क्या यूज करेंगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है, डेंसिटी गिवन है, तो बेसिकली यहां से वॉल्यूम का टर्म हटाना है, डेंसिटी का टर्म लाना है। किस तरीके से ला सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और गैस का जो मास है वो कौन से टर्म से आ सकता है? नंबर ऑफ मोल्स है। PV इज इक्वल टू Z, N कितना हो सकता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में यूज करोगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। वॉल्यूम मीटर क्यूब में यूज करोगे तो जो वेट है, गैस का वेट ग्राम में यूज नहीं करना है, किलोग्राम में यूज करना है। किलोग्राम में यूज करेंगे तभी अपने पास डेंसिटी कितना आएगा? 0.8 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट आपको दे रखा है kg पर मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ द गैस किस में होना चाहिए? kg में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? मीटर क्यूब में। तो वेट अगर आप kg में यूज करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट किस में होना चाहिए? kg में, ताकि kg से kg कैंसिल आउट हो जाए और प्योरली अपने पास क्या एक नंबर आए, दैट नंबर इज नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। तो ये आपको kg में यूज करना है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है, उसी तरीके से यूज हो जाएगा। आर की वैल्यू आप किस में यूज करोगे? जूल पर मोल पर केल्विन में। और प्रेशर हम किस में यूज कर सकते हैं? पास्कल में। केवल आपको इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना था कि हर किसी एंटिटी का जो यूनिट है वो थोड़ा सही से रखना है। बताइए, प्रेशर अपने पास कितना है? 8.314 इंटू 10 raised to power 4 पास्कल में आ गया। Z की वैल्यू आपको निकालनी है। मॉलिक्यूलर वेट, वाटर वेपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10 raised to power -3 किलोग्राम हो जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम अपने पास क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 0.8 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? 300 केल्विन। ये सारे यूनिट्स कट जाएंगे, प्योरली अपने पास एक नंबर आएगा Z, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये चला गया, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 raised to power 1 आ जाएगा। 10 raised to power 1 से ये 10 raised to power 1 भी चला गया। और क्या है अपने पास? 30 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 18। Z इज इक्वल टू, सॉरी 18 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा ये 0.8, तो ये कितना हो जाएगा? 24, 18, ये हो जाएगा 3/4। Z का वैल्यू आ गया 0.75। Z का वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगे। अट्रैक्टिव, ये तो बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगे और इस गैस को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल आपको इतना बताना था कि जो रियल गैस है H2O का जो वाटर वेपर है, इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z बताने के लिए आपने केवल ये इक्वेशन यूज किया, PV इक्वल टू ZnRT। इसमें वॉल्यूम का टर्म था, डेंसिटी का टर्म नहीं था, तो सबसे पहले आपने डेंसिटी का टर्म इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद Z का वैल्यू हमने पता लगा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ CO2 गैस इज 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट सर्टेन टेम्परेचर। क्रिटिकल डेंसिटी आपको दे रखा है CO2 गैस का। द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इन सेंटीमीटर। तो मॉलिक्यूल अपने पास किसका? CO2 गैस का। CO2 गैस का जो मॉलिक्यूल है
इसका रेडियस आपसे पूछा है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रेडियस, ये टर्म अपने पास कहां पे आ सकती है? बी में, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में। बी कितना दे रखा होता है हमें? जो बी की वैल्यू है ये होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एन ए। बी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बेसिकली कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ द वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को आप स्फेरिकल कंसिडर करते हो, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल को आप Na से मल्टीप्लाई करते हो, तो टोटल Na मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। और Na मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नहीं होता है। Na मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके अपने पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आता है। तो कहीं ना कहीं से हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पता चलेगा, बी की वैल्यू, तब जाके हम क्या बता सकते हैं? आर, रेडियस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। रेडियस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल या रेडियस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल अगर आपको बताना है तो बेसिकली आपको वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए बी हम कहां से ला सकते हैं? इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखा है? क्रिटिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी क्रिटिकल दैट इज इक्वल टू 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी से आपके पास वॉल्यूम का टर्म आ सकता है, क्रिटिकल सिचुएशन है तो क्रिटिकल वॉल्यूम यहां से आ सकता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? 3b। तो क्रिटिकल वॉल्यूम अगर फाइंड आउट कर लिया तो क्रिटिकल वॉल्यूम को 3b के इक्वल पुट किया जा सकता है। b यहां से आप निकाल लोगे तो b की वैल्यू यहां पुट करने पर रेडियस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आ सकता है। बताइए क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? मास क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल रियल गैस एट क्रिटिकल स्टेट। जहां पे प्रेशर क्रिटिकल हो, टेम्परेचर क्रिटिकल हो, वहां पे जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम क्रिटिकल। और ये वॉल्यूम क्रिटिकल अपने पास क्या होता है? 1 मोल गैस, 1 मोल रियल गैस का ही वॉल्यूम होता है। बताओ डेंसिटी क्या है? 0.44 ग्राम। अगर मान लो कि CO2 मॉलिक्यूल्स का मास है तो इनका वॉल्यूम अपने पास कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी से आप यही समझते हो ना कि 0.44 ग्राम अगर मास है तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.44 ग्राम मास है तो वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। मास को आप मोल में कन्वर्ट करो तो 0.44 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम, इतना मोल है अपने पास। और इतने मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम आ रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आ गया? 1/100। तो यहां से क्या लिख सकता हूं? 1 मोल ऑफ CO2 गैस। 1 मोल ऑफ CO2 गैस का वॉल्यूम क्या हो सकता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया है ये क्रिटिकल स्टेट पे ही फाइंड आउट किया है, क्योंकि डेंसिटी आपको क्रिटिकल दे रखा है। तो क्रिटिकल डेंसिटी से आपने क्या निकाल लिया? क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल वॉल्यूम अपने पास कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। किसके लिए? CO2 गैस के लिए। क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? 3b। तो 3 इंटू बी कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Na मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 4 का जो फैक्टर है ये मत भूल जाना, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 गया, ये कितना हो जाएगा? आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई Na, और ये अपने पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइडेड बाई 16 पाई Na रेस्ट टू पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये अपने पास CO2 गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आपको ये पता करना है कि रेडियस का जो टर्म है, किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की रेडियस का टर्म कहाँ आता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी में। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम के साथ। क्रिटिकल वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको क्रिटिकल डेंसिटी दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 200 केल्विन एंड 0.0821 atm प्रेशर। प्रेशर आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। नाइट्रोजन गैस के 2 मोल का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है और एक पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे गिवन है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ही नाइट्रोजन गैस के 2 मोल का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है। नंबर ऑफ मोल अपने पास कितना है? 2। प्रेशर कितना दे रखा है? 0.0821 atm और टेम्परेचर गिवन है 200 केल्विन। अब वैसे तो नाइट्रोजन गैस का रियल नेचर ही कंसिडर करना है, रियल गैसेस ही हम रिवाइज कर रहे हैं। तो रियल नेचर अगर आपको कंसिडर करना है तो रियल गैस का इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, PV दैट इज इक्वल टू ZnRT।
नंबर ऑफ मोल आपको पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है। वॉल्यूम अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो बेसिकली इस इक्वेशन से तो वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपकी शीट में भी दे रखा है, आपने सॉल्व भी कर रखा है। कंडीशन क्या है, PCVC डिवाइडेड बाई RTC दैट इज इक्वल टू 3/8। तो PCVC डिवाइडेड बाई RTC क्रिटिकल सिचुएशन में बेसिकली ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 3/8 ही होता है। तो आप बोलोगे कि सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू आपको पता चल गया, Z का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसी सिंपल इक्वेशन से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आ सकता है। बिल्कुल गलत है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू 3/8 होता है लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। अभी क्रिटिकल सिचुएशन है या नहीं है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। और सेकंड सिचुएशन आपको क्या दे रखा है, PR/VR डिवाइडेड बाई TR। रिड्यूस्ड स्टेट में जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है इसका एक इक्वेशन आपको दे रखा है 2.4। तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है और नाइट्रोजन गैस के 2 मोल का वॉल्यूम हमें आइडेंटिफाई करना है। बताइए PR का वैल्यू क्या होता है, P डिवाइडेड बाई PC। TR का वैल्यू क्या होता है, T डिवाइडेड बाई TC। VR का वैल्यू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई VC। VC, PC और TC ये क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल वॉल्यूम है। ये अपने पास गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम हो सकता है। तो इस इक्वेशन को आप यूज करो। PR की जगह क्या लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई PC। VR की जगह क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई VC। TR की जगह क्या लिख सकते हैं, T डिवाइडेड बाई TC। तो TC ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू 2.4। अब बताना PV बाई T दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई PCVC इंटू TC दैट इज इक्वल टू 2.4। यहां अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी R से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। PCVC डिवाइडेड बाई RTC, PCVC डिवाइडेड बाई RTC ये अपने पास वैल्यू कितना है, 3/8। तो 8 ऊपर चला जाएगा, PV डिवाइडेड बाई RT इंटू 8/3 दैट इज इक्वल टू 2.4। ये कितना हो गया, 0.3। तो PV बाई RT दैट इज इक्वल टू 0.9। प्रेशर आपको कितना दे रखा है, 0.0821। वॉल्यूम कितना है निकालना है और R की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 200 केल्विन दैट इज इक्वल टू 0.9। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, प्रेशर की वैल्यू क्या गिवन है, 8.21 ATM गिवन है, 8.21 ATM, 0.0821 ATM गिवन नहीं है। प्रेशर है 8.21 ATM, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 100 टाइम्स, ये 2 गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.8 लीटर। अब ये जो वॉल्यूम है ये तो बेसिकली 1 मोल ऑफ गैस का है, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस के लिए ही ये सिचुएशन हम डिराइव करते हैं। और सिंपली ये जो PCVC डिवाइडेड बाई RTC ये Z का वैल्यू होता है। यहाँ पर बेसिकली 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम ही कंसिडर किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट क्रिटिकल सिचुएशन इज कॉल्ड VC। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एज दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज इक्वल टू 1.8 लीटर। तो 2 मोल का वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, डबल। तो वॉल्यूम ऑफ 2 मोल गैस दैट इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 3.6 लीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। सबसे पहले तो हमने क्या सोचा कि रियल गैस का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो PV इक्वल टू ZnRT अप्लाई कर सकते हैं। ZnRT अप्लाई करने के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z चाहिए, Z आपको नहीं दे रखा है। तो फिर आपने यहाँ पे जो भी कंडीशंस दे रखी है इस कंडीशंस को यूटिलाइज किया। यूटिलाइज करने के बाद वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस आपने निकाला। 2 मोल का नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम अगर निकालना है तो डबल से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ गया 3.6 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ अ वंडरवॉल गैस B इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 300 केल्विन, PV वर्सेस 1/V प्लॉट इज शॉन बिलो। कोई एक प्लॉट दे रखा है, इस प्लॉट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इस इंफॉर्मेशन से कुछ आंसर हमें बताना है। द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट A इज, और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लॉट में बना देता हूं और यहां से आपको ये निकालना है कि वंडरवॉल कांस्टेंट A जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वंडरवॉल कांस्टेंट A का वैल्यू आपको बताना है। तो अभी तक रियल गैसेस के जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे बहुत इजी हैं।
कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, सभी न्यूमेरिकल हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकल भी होंगे, मतलब बेसिकली कुछ स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, फाइंड आउट करना होगा कि कितना स्टेटमेंट करेक्ट है, कितना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। प्लॉट बहुत ही सिंपल सा है, एक लाइन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल मैं वो बना रहा हूं। यहां पे दिया हुआ है 20.1, यहां पे दिया हुआ है 21.6, ये दिया हुआ है 2.0, 3.0, 1/V मोल पर लीटर, और ये आपको दे रखा है पीवी कर्व, लीटर एटीएम पर मोल। तो ये ग्राफ अपने पास कितना हो गया, पीवी वर्सेस 1/V का। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और बी का जो वैल्यू है वॉन वॉल कांस्टेंट, बी का वैल्यू आपको नेग्लिजिबल दे रखा है। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने प्लॉट यहाँ पे गिवन है, ऐसा प्लॉट हम कैसे बना सकते हैं जब अपने पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो। तो सबसे पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन से इस प्लॉट का मीनिंग हमें समझना है। तो बताओ, p प्लस an² बाई v² v माइनस nb दैट इज इक्वल टू nRT, ये अपने पास रियल गैस का इक्वेशन होता है। n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो बेसिकली मोलर वॉल्यूम की बात होगी, और हमेशा हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं मोलर वॉल्यूम के लिए। तो Vm माइनस बी दैट इज इक्वल टू RT, बी का वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है, 0। तो ये कितना हो गया, p प्लस a बाई Vm² मल्टीप्लाइड बाई Vm दैट इज इक्वल टू RT, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, PVm प्लस a बाई Vm दैट इज इक्वल टू RT। आगे सॉल्व करो, क्योंकि इसी तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है, जहां पे y एक्सिस पे PV होना चाहिए और x एक्सिस पे 1/V होना चाहिए। और अगर आपने ये इक्वेशन बना लिया तो इस इक्वेशन को और प्लॉट को दोनों को कंपेयर करके वॉन वॉल कांस्टेंट A का वैल्यू हम बता सकते हैं। चलो बताओ, PVm पर मोल का ही वॉल्यूम दे रखा है, देख लो, दैट इज इक्वल टू RT, या फिर कितना हो जाएगा, माइनस 1/Vm प्लस RT। तो ये हो तो गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी का वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, RT। y अपन ने क्या ले लिया, PVm, और x आपने क्या ले लिया, 1/Vm। 1/Vm और p इंटू Vm बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन कर्व बन सकता है, और इस कर्व का स्लोप हमें क्या दे रखा है, -a। अपने पास यहाँ से इस कर्व का स्लोप कितना आएगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x दैट इज इक्वल टू 21.6 माइनस 20.1, 1.5 आ जाएगा, 3 माइनस 2 ये 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 1.5 आएगा स्लोप नेगेटिव में। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5। यूनिट बताए, यूनिट तो बहुत इजीली आ सकता है, ऐसा नहीं कि आप यूनिट इधर से ही बताओ, है ना। यहाँ पे जो एक्सेस में आपको यूनिट दे रखा है ना, PVm और 1/V का, यहाँ से भी हम चाहे तो यूनिट की वैल्यू बता सकते हैं, और चाहे तो आप सिंपली यहाँ से यूज करो कि जो रियल गैस का अपने पास इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन टर्म, तो इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होगा, ATM, इसका यूनिट अपने पास A क्या होता है, मोल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा, लीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चाहे तो A का वॉल्यूम, A का यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने A का यूनिट भी आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी आंसर अपने पास कितना आ गया, 1.5। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सिंपली जो प्लॉट आपको दे रखा था y एक्सिस और x एक्सिस में, इसके लिए आपने इक्वेशन डेवलप किया, इस इक्वेशन को प्लॉट के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने पे आपको क्या मिला कि जो स्लोप है वो a है, और प्लॉट से जो आपको स्लोप मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -1.5। तो -a दैट इज इक्वल टू -1.5, a इक्वल टू 1.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का डेरिवेशन बेसिकली आपने क्लास में कर रखा है। क्लास में एक डेरिवेशन आपसे करवाया जाता है कि प्रेशर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल और टेम्परेचर क्रिटिकल का वैल्यू आप डिराइव करो। तो किस तरीके से डिराइव करते हैं, अगर वो आपको अच्छे से पता है तो यहाँ पे मैंने एक नया इक्वेशन दे रखा है। वहाँ तो आपने प्रेशर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल और टेम्परेचर क्रिटिकल का वैल्यू डिराइव कर लिया यूजिंग वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। अब मैंने क्या किया कि रियल गैस एक अलग ही इक्वेशन फॉलो करता है, और जो भी इक्वेशन फॉलो करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PC, TC और VC का वैल्यू आप कैलकुलेट करो। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। अ साइंटिस्ट प्रपोज द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्टेट P is equal to RT divided by Vm minus B divided by Vm square plus C divided by Vm cube. If this equation leads to critical behavior then the critical temperature is, critical temperature आपको बताना है, तो critical pressure, critical volume भी बताना ही पड़ेगा। हो तो
तो ये अपने पास रियल गैस का बिहेवियर फॉलो करने के लिए नया इक्वेशन दे रखा है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, लेकिन इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीसी, वीसी और टीसी का वैल्यू आपको बताना है। तो उसके लिए आपको कुछ बता रखा है, किस तरीके से आप इसको डिराइव करते हो, क्या कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है। अब ये तो अपने पास नॉर्मल हाइपरबोला जैसा जो कर्व होता है, ये तो आइडियल गैस के लिए होता है। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, P और V दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल पे। लेकिन अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैस का कर्व कुछ ऐसा आता है। बहुत सारे कर्व बहुत सारे टेम्परेचर में मैं डिराइव कर रहा हूं, और इसके बाद तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आने लग जाता है। इस तरीके से भी आपको बना के दिया जाता है। एक पर्टिकुलर कर्व होता है, उस कर्व में यहाँ पे क्या होता है, स्लोप जीरो हो जाता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम कर्व का अगर स्लोप जीरो है तो बेसिकली dp बाई dv दैट इज इक्वल टू जीरो। और जहां जिस कर्व पे ऐसा होता है ना, उस कर्व का जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे अपने पास क्या आएगा, एक क्रिटिकल प्रेशर आएगा, एक क्रिटिकल वॉल्यूम आएगा, और ये आइसोथर्म ही है। इस आइसोथर्म के किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर क्रिटिकल कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कर्व हम बनाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो इस कर्व पे कहीं पे भी अगर आप टेम्परेचर का मेजरमेंट करोगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर ही आएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम क्रिटिकल और प्रेशर क्रिटिकल का वैल्यू आएगा। तो बेसिकली अपने पास ये जो भी रियल गैस है, इस रियल गैस का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही वॉल्यूम है, ओनली वन वॉल्यूम पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मान लो कि रियल गैस का कोई इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन अगर 1 डिग्री में है तो बेसिकली उसका वन सॉल्यूशन होगा, और हमें यही पता चल रहा है कि वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे बेसिकली एक ही है। और अगर मान लो 2 डिग्री का इक्वेशन है वॉल्यूम की टर्म में, तो क्रिटिकल पॉइंट पे बेसिकली वहां पे 2 वॉल्यूम आएंगे। वॉल्यूम हमें पता ही है कि एक ही आ सकता है, क्रिटिकल पॉइंट पे एक ही वॉल्यूम आ सकता है रियल गैस का। तो अगर 2 वहां पे सॉल्यूशन आएंगे तो दोनों सॉल्यूशन बेसिकली सेम ही होने चाहिए। सिमिलरली आपके पास जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन मोलर वॉल्यूम की टर्म में 3 डिग्री का इक्वेशन है। 3 डिग्री के कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, 3। तीनों सॉल्यूशन एक ही होने चाहिए। इसी बात को यूटिलाइज करके टेम्परेचर क्रिटिकल, प्रेशर क्रिटिकल और वॉल्यूम क्रिटिकल का जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे। P इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई VM माइनस बी अपॉन वीएम स्क्वायर प्लस सी अपॉन वीएम क्यूब। ये न्यू इक्वेशन है, और ये न्यू इक्वेशन रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब इस न्यू इक्वेशन से आपको टेम्परेचर क्रिटिकल का वैल्यू बताना है। तो पहले तो इस न्यू इक्वेशन को वॉल्यूम के टर्म में आप अच्छे से लिख तो लो। तो P इज इक्वल टू RT इंटू वीएम स्क्वायर माइनस बी वीएम प्लस सी डिवाइडेड बाई वीएम क्यूब। P वीएम क्यूब that is equal to RT Vm square minus B Vm plus C। P का डिवाइड कर देता हूं और सारी इक्वेशन को 3 डिग्री की टर्म में अच्छे से लिख देता हूं, इक्वल टू 0। तो माइनस RT डिवाइडेड बाई P Vm स्क्वायर, माइनस माइनस इधर हो जाएगा, प्लस P डिवाइडेड बाई P Vm, और ये नेगेटिव में आ जाएगा C डिवाइडेड बाई P। ये अपने पास वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की टर्म में 3 डिग्री का इक्वेशन हो गया। तो इसके कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 3 सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम। लेकिन आपको पता ही है कि क्रिटिकल पॉइंट पे केवल एक ही वॉल्यूम हो सकता है रियल गैस का। तो यहाँ से जो भी तीनों सॉल्यूशन आएंगे वो तीनों सॉल्यूशन बेसिकली एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ये इक्वेशन कि अगर 3 सॉल्यूशन है और तीनों सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है तो ये बेसिकली किसको करस्पॉन्ड करेगा, Vm माइनस VC क्यूब। यहीं पे अपने पास एक 3 डिग्री इक्वेशन आ सकता है, और इस 3 डिग्री इक्वेशन में मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, VC के इक्वल। तीनों सॉल्यूशन VC ही होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर दो। इक्वलाइज करने के बाद PC, VC और TC की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सिचुएशन कौन सा लेना है, क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन में जो मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो कितना हो जाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। टेम्परेचर अपने पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्रिटिकल। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिटिकल। बताओ क्या होगा ये, Vm क्यूब एक्सपेंशन कर दो, माइनस 3Vm स्क्वायर VC प्लस 3Vm VC स्क्वायर माइनस VC क्यूब। अब इनके सारे कोफिशिएंट आप इक्वलाइज कर दो। सारे कोफिशिएंट इक्वलाइज करने के बाद VC, TC और PC का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। क्रिटिकल सिचुएशन पे सॉल्व कर रहे हैं।
क्रिटिकल सिचुएशन पे वॉल्यूम का वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्रिटिकल का बेसिकली एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशन है, तो 3 डिग्री इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब क्या है कि 3 सॉल्यूशन सारे के सारे सेम होने चाहिए। टीसी कर दो, पीसी कर दो, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही हम बात कर रहे हैं। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू वी सी दैट इज इक्वल टू आर टी सी डिवाइडेड बाई पी सी। 3 VC दैट इज इक्वल टू आर टी सी डिवाइडेड बाई पी सी। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव B डिवाइडेड बाई पी सी दैट इज इक्वल टू 3 VC स्क्वायर, और उधर क्या आ जाएगा C अपॉन पी सी, तो VC क्यूब दैट इज इक्वल टू C अपॉन पी सी। ये 3 इक्वेशन हो गया। इन तीनों इक्वेशन में 3 वेरिएबल है TC, PC और VC। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तीनों का वैल्यू आ जाएगा। जैसे VC का वैल्यू कहाँ से आएगा, इसको इसमें डिवाइड कर दो तो PC से PC कट जाएगा, केवल B और C कांस्टेंट के टर्म में ये आंसर आना चाहिए। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा VC डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना हो जाएगा C डिवाइडेड बाई B। तो VC इज इक्वल टू 3C बाई B। PC से PC क्रॉस हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई B हो जाएगा, VC डिवाइडेड बाई 3 हो गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब VC की वैल्यू आप कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको PC का वैल्यू आ जाएगा। अगर 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 3 इंटू वी सी 9C स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई PC। तो PC कितना हो गया, ये हो जाएगा B क्यूब, ये हो जाएगा 27C स्क्वायर। PC आ गया। फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर क्रिटिकल। तो प्रेशर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल पता चल गया। फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ही TC का वैल्यू है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद B, C और R की टर्म में टेम्परेचर क्रिटिकल का वैल्यू आएगा 3 इंटू वॉल्यूम क्रिटिकल 3C बाई B दैट इज इक्वल टू R इंटू TC डिवाइडेड बाई PC B क्यूब, और डिवाइडेड बाई 27C स्क्वायर है तो वो ऊपर आ गया, ये हो गया 3 टाइम्स, C से C गया, ये TC है, ये B स्क्वायर बन गया बेसिकली। तो TC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B स्क्वायर, हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा R भी हटा दो, और क्या बच गया 3C। तो B स्क्वायर डिवाइड बाई 3RC, ये अपने पास आ गया टेम्परेचर क्रिटिकल का वैल्यू। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से डेरिवेशन किया है जो ऑलरेडी हमने क्लास में कर रखा है। वाटर वॉल गैस इक्वेशन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स पे वॉल्यूम का केवल एक ही वैल्यू हो सकता है, जबकि वॉल्यूम की टर्म में 3 डिग्री इक्वेशन है। 3 डिग्री इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आएंगे, तीनों सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम होंगे। तो एक इक्वेशन हमने हाइपोथेटिकली बना दिया, एक इक्वेशन क्वेश्चन में आपको दे रखा था, दोनों को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद PC, TC और VC का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो ये भी बेसिकली न्यूमेरिकल ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा थ्योरेटिकल अब हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, और इसके अगले वाला भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं, और रियल गैसेस की जो थ्योरी है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर 0.02 मोल ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस एट प्रेशर ऑफ 0.01 atm। 0.02 मोल वैन डर वाल्स गैस दे रखा है, 0.1 atm प्रेशर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z आपको बताना है। अज्यूम साइज ऑफ मॉलिक्यूल टू बी नेग्लिजिबल, मतलब B का वैल्यू 0 दे रखा है, RT की वैल्यू 20 दे रखी है, और A का वैल्यू आपको दे रखा है 1000। सारी वैल्यूज गिवन है, B का वैल्यू 0 है, और इन सारी वैल्यूज से हमें क्या निकालना है, Z का वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, N इक्वल टू 0.02 मोल, RT का वैल्यू आपको दे रखा है 20 atm लीटर पर मोल पर केल्विन, यही होता है। सॉरी, पर केल्विन नहीं आएगा क्योंकि R का वैल्यू नहीं है, R मल्टीप्लाइड बाई T का वैल्यू है। टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है, A इज इक्वल टू 1000 atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। प्रेशर आपको दे रखा है 0.1 atm, B का वैल्यू गिवन है 0। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, तो PV इक्वल टू ZnRT। एक तो ये इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में अगर आपको अप्लाई करना है तो V रियल आपको नहीं पता है।
प्रेशर आपको पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पता है, आरटी की वैल्यू पता है, लेकिन वॉल्यूम रियल गैस का जो वॉल्यूम है ये नहीं पता है। नहीं पता है तो z की वैल्यू यहाँ से आएगी नहीं। तो सेकंड इक्वेशन फिर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन पी दैट इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडेंटिफाई कर लेंगे और ये आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन आप अप्लाई करो, इससे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z का वैल्यू भी आ जाएगा। चलो p कितना है 0.1 प्लस a का वैल्यू कितना है 1000, n का वैल्यू कितना है 0.02, 0.02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर नहीं पता है, v माइनस एन बी, b का वैल्यू 0 तो केवल v होगा, RT का वैल्यू कितना है 20 लीटर ATM पर मोल, करो मल्टीप्लाई 0.1 इंटू वी प्लस ये कितना हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई वी दैट इज इक्वल टू 20। RT की वैल्यू 20 है, सॉरी RT क्यों आएगा, NRT आएगा, मल्टीप्लाइड बाई n कितना है 0.02, तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ये 1000 था तो ये भी 0.4 है। अब तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया वी स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो गया 4v इधर आएगा तो माइनस में 4v, सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। दो सॉल्यूशन आएंगे लेकिन दोनों सॉल्यूशन एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो बताइए रियल गैस का जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया ये कितना आ गया 2 लीटर, और इसको आप बेसिकली इस इक्वेशन में पुट कर दो तब आंसर आ जाएगा। तो प्रेशर v रियल दैट इज इक्वल टू ZnRT, प्रेशर आपको क्या दे रखा है 0.1 ATM, वॉल्यूम कितना फाइंड आउट किया 2 लीटर, दैट इज इक्वल टू Z इंटू एन, एन अपने पास कितना है 0.02 मोल, और R की वैल्यू कितनी है 20 ATM लीटर पर मोल, RT का वैल्यू है। तो ये सारी यूनिट्स तो वैसे ही क्रॉस हो जानी है क्योंकि Z अपने पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये कितना हो गया 0.2, 2 इंटू 2 4, 40, ये हो गया 0.4, तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ। सिंपली जो भी न्यूमेरिकल आपके पास दे रखा है उसमें एग्जैक्टली यही इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो वंडरवॉल इक्वेशन और दूसरा अपने पास क्या है PV इक्वल टू ZnRT। यहाँ से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू निकाल सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू निकालने के लिए सारी टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे दे रखी है ना, इन सब की वैल्यूज़ हमें पुट करनी होती है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आपको गिवन नहीं था तो ये इक्वेशन आपने यूज़ किया। इस इक्वेशन को यूज़ करने के बाद V रियल फाइंड आउट कर लिया, V रियल का वैल्यू पुट किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वॉन वॉल्स पैरामीटर फॉर गैस A एंड B आर गिवन, A और B की वैल्यू आपको दे रखी है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि A और B किसके लिए प्रेशर क्रिटिकल ज्यादा है, वॉल्यूम क्रिटिकल ज्यादा है या टेम्परेचर क्रिटिकल ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इजी भी नहीं है, बहुत इजी है। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेशर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल और टेम्परेचर क्रिटिकल इन तीनों के फॉर्मूले क्या हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। गैस A है, गैस B है, A का वैल्यू गिवन है, B का वैल्यू गिवन है, जो भी गिवन है, और आपसे तीनों स्टेटमेंट में ये पूछा है कि किसका क्रिटिकल वॉल्यूम ज्यादा है, किसका क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा है, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम क्रिटिकल इज इक्वल टू 3B, तो जो भी B का वैल्यू आपको दे रखा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वॉल्यूम क्रिटिकल ऑफ A आ जाएगा, वॉल्यूम क्रिटिकल ऑफ B गैस आ जाएगा। दोनों में कंपेयर करके देख लेना कि कौन सी वैल्यूज यहाँ पे ज्यादा है। सिमिलरली टेम्परेचर क्रिटिकल क्या होता है 8A/27 RB, प्रेशर क्रिटिकल कितना होता है A/27 B स्क्वायर। तो केवल इन तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट्स के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए था, वॉल्यूम क्रिटिकल, प्रेशर क्रिटिकल और टेम्परेचर क्रिटिकल। फॉर्मूला अगर पता होता तो फॉर्मूले में केवल वॉन डेर वाल कांस्टेंट A और B का ही रिक्वायरमेंट है। A और B का वैल्यू आपको दे रखा है, ये तीनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू गैस A के लिए ज्यादा है, कौन सा वैल्यू गैस B के लिए ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़ा अप्रोच करना है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रियल गैस चैप्टर के लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर अ रियल गैस PV कर्व वाज एक्सपेरिमेंटली प्लॉटेड एंड इट हैड द फॉलोइंग अपीयरेंस विद रेस्पेक्ट टू द लिक्विफिकेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लिक्विफिकेशन के लिए
लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस के लिए एक कर्व आपको दे रखा है, शीट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। प्रेशर वॉल्यूम का कर्व गिवन होता है, लिक्विफिकेशन में ये इस तरीके से आपको एक डोम बना के भी दिया जाता है। ये कर्व है, इसके बाद यहाँ तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ही आ जाता है। ये 500 केल्विन पे है, ये 300 केल्विन पे है। जब इस रीजन को जहाँ पे लिक्विड और गैस एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जो टच करता है वही आइसोथर्म अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर का होता है। तो ये टेम्परेचर क्रिटिकल का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 500 केल्विन। दो टेम्परेचर भी दे रखे हैं, 20 का और 50 का। टेम्परेचर नहीं है, बेसिकली प्रेशर है। ये 50 एटीएम है, ये 20 एटीएम है। अब चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इधर वाला क्या रीजन होता है अपने पास, इधर गैस होता है, इधर लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और इधर गैस लिक्विफाई हो जाता है, तो यहाँ पे प्योरली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। यही आपसे पूछा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन आपको दे दिया है और उस रीजन में ये पूछा है कि जो भी अपने पास रियल गैस है इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, ये गैसियस स्टेट में है या लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है या प्योरली लिक्विफिकेशन होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, एट टेम्परेचर 500 केल्विन, मतलब इसी आइसोथर्म की बात है, एंड 40 एटीएम स्टेट विल बी अ लिक्विड। लिक्विड स्टेट है 40 एटीएम पे, तो 20 30 40 इधर कहीं पे आएगा, 40 इधर कहीं पे आ रहा है और लाइन मैंने खींच दिया 40 एटीएम के रेस्पेक्ट में। ये कहाँ पे कट करेगा इसको, ये थोड़ा सा इस तरीके से है, ये कहाँ पे कट कर रहा है, इस जगह पे। और ये जगह अपने पास कैसा है कि रियल गैस यहाँ पे गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट है। ये क्या बोल रहा है कि लिक्विड है, तो गलत है। अगला क्या है, टेम्परेचर 300 केल्विन, इस आइसोथर्म की बात कर रहे हैं, प्रेशर 50 एटीएम। यहां से जो भी लाइन अपने पास जा रही है, ये वाली लाइन, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। स्टेट विल बी ऑफ द गैस, तो गैस स्टेट का होगा, बिल्कुल गलत है। गैसियस स्टेट इधर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे क्या हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इस पर्टिकुलर रीजन में तो लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और इस रीजन के बाहर इधर लेफ्ट साइड में है, मतलब कि ये वाला रीजन है, तो इस रीजन में बेसिकली क्या होता है, लिक्विफिकेशन हो चुका होता है, प्योरली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर 300 केल्विन की अगर बात कर रहा हूं तो ये वाला कर्व है, और 50 एटीएम प्रेशर की बात कर रहा हूं तो यहां कट कर रहे हैं। ये अपने पास कौन से रीजन में आ गया, लिक्विड वाले पे। इसने क्या बोला है, स्टेट विल बी गैस, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब वापस से इस कर्व को मुझे बनाना पड़ेगा, और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपको चेक करने। वॉल्यूम प्रेशर, ये फर्स्ट कर्व हो गया, ये सेकंड कर्व हो गया। 300 केल्विन, 500 केल्विन, यहां पर प्रेशर आपको दे रखा है 20 एटीएम, और इधर प्रेशर दे रखा है 50 एटीएम। थर्ड स्टेटमेंट है, एट टेम्परेचर लेस देन 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब कि और नीचे की बात आ गई, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आइसोथर्म अपन कंसिडर कर सकते हैं। एंड प्रेशर ग्रेटर देन 20 एटीएम स्टेट विल बी गैस, 20 एटीएम से ग्रेटर प्रेशर है, तो बेसिकली इस रीजन की बात कर रहा हूँ। 20 एटीएम से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, और टेम्परेचर आपको क्या रखना है, 300 केल्विन से नीचे रखना है, तो 300 केल्विन से नीचे ये है, और 20 एटीएम से ग्रेटर होना चाहिए। तो कॉमन एरिया कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ना कॉमन एरिया, और इसके ऊपर कॉमन एरिया चलता ही जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो गया, लिक्विड। क्या बोला गया कि इस पर्टिकुलर रीजन में भी जो फिजिकल स्टेट है रियल गैस का, ये गैस है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ पे आ जाओ, टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 से 500 के बीच में, और प्रेशर दे रखा है 50 एटीएम से ज़्यादा, और स्टेट विल बी लिक्विड, वापस बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से है कुछ, ये 500, ये 300, यहाँ पे जो प्रेशर है 20 एटीएम, और क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर है, मतलब कि प्रेशर क्रिटिकल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 एटीएम। क्या बोला है कि 50 एटीएम से ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर 300 और 500 के बीच में, यहाँ पर इस रियल गैस का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या आना चाहिए, प्योरली लिक्विड। तो ठीक है,
500 से ऊपर, और 300 और 500 क्या, 50 ATM से ऊपर 300 और 500 केल्विन के बीच में, तो 50 ATM से ऊपर ये सारा एरिया 50 ATM से ऊपर है। सारा ही बना रहा हूँ, वहाँ तक जाना नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि हमें कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, 300 to 500 केल्विन के बीच में। तो 300 to 500 केल्विन के बीच में मतलब कि ये एरिया इस तरीके से जहाँ तक भी चलता जाएगा, तो इस एरिया में तो प्योरली लिक्विड ही होता है। ये डोम है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। बाकी लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे क्रिटिकल टेम्परेचर के कर्व के नीचे, तो यहाँ पर प्योरली अपने पास ये कौन सा एरिया होता है जहाँ पे गैस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको बेसिकली इस रीजन का बात करना है, इस रीजन में ये कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में है। तो फोर्थ स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लेकिन इतना ही टाइम लगा कि आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रखा था, रीजन की बात की गई थी। अगर पॉइंट दिया होता ना तो 10 सेकंड में आंसर आ जाता। जैसे मान लो कि ये पॉइंट आपको दे दिया, इस पॉइंट पे रियल गैस का फिजिकल स्टेट क्या है, तो क्या है, गैस है। इस पॉइंट पे रियल गैस का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। इस पॉइंट पे फिजिकल स्टेट क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाले आइसोथर्म में पड़ेगा ये। तो ये जो पूरा एरिया होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, तो इस पॉइंट पे भी ये क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता। पॉइंट्स पे अगर आपको फिजिकल स्टेट बताना बहुत इजी है, लेकिन किसी रीजन में अगर फिजिकल स्टेट बताना है तो टाइम लगा के इसको फिर फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से थ्योरेटिकल है। Z वर्सेस P का कर्व आपको दे रखा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Z वर्सेस P के कर्व हमने बना रखे हैं। कौन सी गैसेस के कर्व Z ग्रेटर देन 1 में लाई करते हैं, कौन सी गैसेस के कर्व Z लेस देन 1 में लाई करते हैं, ये सब आपको पता है। Z ग्रेटर देन 1 होता है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, Z लेस देन 1 होता है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। Z लेस देन 1 कब आता है, कौन से टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू पे। Z ग्रेटर देन 1 कब आता है, तो ये टोटल आपने 3 to 4 फॉर्मूला पढ़ रखा है वान डेर वाल गैस इक्वेशन का, और ये 3 to 4 फॉर्मूले में बेसिकली हम कुछ लिमिटेशन रख देते हैं। लिमिटेशन अपने पास क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर या कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू हम डिसाइड कर देते हैं। अब देखना, Z वर्सेस P कर्व आपको दे रखा है, बना देता हूं मैं। ये Z इज इक्वल टू 1 का कर्व होता है, ये कुछ नीचे जाके ऊपर जा रहा है, ये हमेशा ऊपर है, यहाँ A है, यहाँ B है, इधर C है, और ये E है, ये D है, और ये F है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है पर्टिकुलर कर्व के बारे में। कर्व क्या हो सकता है, AF, AB, CD या AE कर्व। द कर्व AE कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय PV इक्वल टू RT। 1 मोलर वॉल्यूम की अगर ये बात कर रहे हैं तो PVM इज इक्वल टू RT, तो PVM डिवाइडेड बाई RT, इसी को आप क्या बोलते हो, Z इज इक्वल टू 1। जब Z इज इक्वल टू 1 होता है तो PV इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 पुट करो तो PV इक्वल टू RT होता है। कौन सी गैस के लिए होता है, आइडियल गैस। ऑलरेडी आपको पता है कि Z की जो वैल्यू है आइडियल गैस के लिए 1 होता है, तो आइडियल गैस अपने पास कौन सा, AE। पहला स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है, कर्व AE कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय PV इक्वल टू RT। बिल्कुल सही बात है, PV इक्वल टू RT इज ट्रू फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ही होता है। कर्व AF एंड CD कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय PV इक्वल टू RT प्लस PB। AF की बात कर रहा है और CD की बात कर रहा है, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। तो RT का आपने डिवाइड किया PV बाई RT विच इज इक्वल टू Z, हो जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस PB बाई RT। तो 1 प्लस PB बाई RT, Z इज ग्रेटर देन 1। Z ग्रेटर देन 1 है अपने पास कौन से कर्व के लिए, AF कर्व के लिए और CD कर्व के लिए। बिल्कुल सही बात है, हायर प्रेशर में जब ये CD है तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाते हो, हायर प्रेशर में Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। यहाँ पर तो लोअर प्रेशर से लेके हायर प्रेशर तक हमेशा ही रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। बेसिकली इन दोनों कर्व के लिए Z ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी अपने पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। AF के लिए तो हमेशा ही Z ग्रेटर देन 1 है, और CD कर्व के लिए हायर प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द कर्व AB कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई V।
PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई B। वैसे भी हमें ये सारी वैल्यूज पता है कि जब Z ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या वैल्यू आती है 1 प्लस PV बाई RT, और जब Z लेस देन 1 होता है तो क्या वैल्यू आती है 1 माइनस A अपॉन VM RT। और वही आएगा, देखना अभी RT का डिवाइड करो तो PV बाई RT हो जाएगा, विच इज इक्वल टू Z कितना हो जाएगा 1 अपॉन VM RT। मॉलर वॉल्यूम ही होता है 1 माइनस A डिवाइडेड बाई VM RT, तो ये Z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। और ये जो कर्व AB है, कर्व AB के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, Z लेस देन 1 में ये लाई करता है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ऑल 3 कर्व्स AF, AD और AE शोज रियल बिहेवियर। AF ये वाला, AE ये वाला और AD कर्व ये सारा का सारा ये रियल बिहेवियर शो करता है। बिल्कुल गलत है, ये तो रियल बिहेवियर शो करता है, ये भी रियल बिहेवियर शो करता है। Z जो है ग्रेटर देन 1 है, इस कर्व के लिए Z लेस देन 1 भी हो सकता है, Z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। Z की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो आइडियल बिहेवियर है, और आइडियल बिहेवियर से Z अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो Z बेसिकली डेविएट कर गया। तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कहाँ प्रेजेंट होता है, रियल गैस में। तो ये रियल है, ये रियल है, लेकिन AE कर्व जहाँ पे Z इक्वल टू 1 है, ये तो आइडियल गैस का बिहेवियर शो करेगा ना, तो ये रियल गैस का बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये अपने पास Z वर्सेस P का एक स्टैंडर्ड कर्व होता है। इस कर्व से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो गैस ऊपर है इसके लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, और जो कर्व अपने पास Z इज इक्वल टू 1 इस लाइन से नीचे है, यहाँ पर बेसिकली Z की वैल्यू लेस देन 1 है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। जितना ज़्यादा नीचे जाते जाओगे आइडियल नेचर से उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, और आइडियल नेचर से जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उसके लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ही ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं और आइडियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है 0। तो जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा डेविएशन। डेविएशन किसकी वजह से आता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइनल क्वेश्चन है ये, और ये फाइनल क्वेश्चन हमने एक पेपर में सॉल्व कर रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को वापस से अच्छे से सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो भी कर्व दे रखा है और इस कर्व के बारे में जो भी स्टेटमेंट गिवन है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन रियल गैस के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लेकिन वापस से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 गैसेस है A और B, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का आइसोथर्म इन्होंने डेवलप करके दे रखा है टेम्परेचर T केल्विन पे, और A और B गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज TA और TB। तो TA और TB के लिए कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन चारों स्टेटमेंट में कंपेयर करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। CT2 पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, बेसिकली पैसेज बेस्ड था। मैंने क्या किया कि इन दोनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया, एक ही क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट पुटअप कर दिए, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। A और B गैसेस हैं, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व आपको दे रखा है, मतलब आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एक कर्व आपको दे रखा है कुछ ऐसा, और एक कर्व दे रखा है ऐसा। T केल्विन है बेसिकली, ये भी T केल्विन ही है, बस ये गैस A के लिए है और ये गैस B के लिए। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा TA, और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ B कितना होगा TB। अब पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या है कि T, TA और TB में रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेटमेंट हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। केवल आप इस कर्व की शक्ल देखो, शक्ल देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कर्व कौन से रीजन में लाई करता है। लिक्विफिकेशन के लिए PV कर्व या एंड्रूज आइसोथर्म हम किस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा अपर रीजन में ये आइसोथर्म ऐसे आता है, कहीं पे आइडियल नेचर शो करता है कोई भी रियल गैस, फिर कुछ इस तरीके से होने लग जाता है, ये इस तरीके से आपको बना के दिया जाता है। यहाँ पे इस कर्व का स्लोप कितना हो सकता है 0, बाकी सभी कर्व में स्लोप कितना है नेगेटिव ही है, अच्छे से नहीं बन रहे वो। इसके बाद जैसे ही लिक्विड या लिक्विफिकेशन की बात आती है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जहाँ पे ये टच करता है वो आइसोथर्म का टेम्परेचर क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जब आइसोथर्म बनाते हैं ना तो कुछ ऐसे स्टेट बनते हैं। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपके पास कर्व दे रखा है ये बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे दे रखा है, और ये जो ऊपर वाला कर्व दे रखा है ये क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर दे रखा है। तो ये लिक्विफिकेशन वाले रीजन में है
लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, तभी तो ये लिक्विफिकेशन वाले रीजन में नहीं आया। लिक्विफिकेशन वाले रीजन में आता तो कुछ इस तरीके के कर्व बनते हैं। लिक्विफिकेशन वाले रीजन से अगर ऊपर है तो ये बेसिकली आइडियल नेचर को फॉलो करते हुए इस तरीके के कर्व बन सकते हैं। तो ये अपने पास गैसियस रीजन में है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो ये जो टेम्परेचर है गैस ए का, ये इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, टी है। और ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, ये गैस बी के क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे कुछ ऐसा कर्व आता और क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कुछ इस तरीके से फ्लैट लाइन वाला कर्व आ जाता है, जहाँ पर बेसिकली ये लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है ये गैस बी के क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है, और गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, टीबी, और टी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, टीबी से कम। अब इसको कंबाइन कर दो, टी ए सबसे कम है, इसके बाद टी है, और इसके बाद अपने पास कितना आ गया, टी बी। गैस बी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, इससे कम अपने पास ये गिवन टेम्परेचर है, और इससे भी कम क्या होगा, गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये अपने पास फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है, और ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर करेक्शन टर्म विल बी मोर नेग्लिजिबल फॉर गैस बी एट टी केल्विन। प्रेशर करेक्शन टर्म, तो प्रेशर करेक्शन टर्म क्या होता है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, मोर नेग्लिजिबल एट टी केल्विन। यही पूछा है, कौन सी गैस के लिए, बी गैस के लिए। तो बी गैस के लिए टी केल्विन पे क्या कर्व है, टी केल्विन पे ही कर्व दे रखा है, ये बी गैस का कर्व है। लिक्विफिकेशन वाले पार्ट में आ चुके हैं, तो लिक्विफिकेशन हो रहा है गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या है, बहुत ही कम है। वॉल्यूम अगर बहुत कम है तो ये पूरा कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और इस कंप्लीट टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन टर्म। तो प्रेशर करेक्शन टर्म नेग्लिजिबल नहीं है, सिग्निफिकेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। The curve for gas B will be of same shape as for gas A if temperature T is greater than TB। ये जो T का वैल्यू है अगर ये TB के इक्वल TB से ज़्यादा होता है तो गैस B का जो शेप है ये गैस A के शेप के जैसा ही होगा। बताइए गैस A का शेप कैसा है, ऐसा। कौन से टेम्परेचर में लाई कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। तो ये भी क्या बोल रहा है कि जब गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर टीबी है, इस टीबी से ज्यादा का टेम्परेचर अगर आप रखोगे तो ज्यादा टेम्परेचर में बेसिकली ये कर्व ऊपर ही तो जाएगा। कर्व ऊपर जाएगा तो किसको मैच करेगा, गैस ए के कर्व को मैच करेगा। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है। अब फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाता है। गैस ए विल शो सेम बिहेवियर इन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व एज दैट ऑफ गैस बी। ए का जो बिहेवियर है वो सेम बी के जैसा होगा, कब, जब टेम्परेचर T की वैल्यू TA से ज़्यादा हो। बिल्कुल गलत है बेटा। टेम्परेचर अगर इस गैस A का TA से ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर वाले कर्व आएंगे, जैसे कि ये आ रखा है, ये ऊपर वाले कर्व। और यहाँ पर गैस B का जो कर्व आपको दे रखा है वो लिक्विफिकेशन में दे रखा है, तो गैस बी के कर्व को मैच नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो ऊपर वाले कर्व आएंगे, ऊपर वाले कर्व में ये गैसियस स्टेट में होगा, जबकि गैस बी का कर्व आपको किस में दे रखा है, लिक्विफिकेशन स्टेट में। तो इसके लिक्विफिकेशन स्टेट वाले कर्व से ये मैच नहीं करेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या आ गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करना है और ये फाइंड आउट करना है कि कितना स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। केवल इन दोनों कर्व को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T गैस B और गैस A के क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। उसके लिए आपको ये पता करना होगा कि जब भी ये लिक्विफिकेशन वाला पार्ट होता है, जहाँ पे लिक्विड और गैस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होता है, तो यहाँ पे ये कर्व कुछ ऐसा स्ट्रेट बनने लग जाता है और इसके ऊपर वाले कर्व थोड़े आइडियल नेचर को फॉलो करता है। तो बेसिकली हाइपरबोला यहाँ पे आ जाता है। एक जगह परफेक्ट हाइपरबोला आता है जहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम बेसिकली बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं। बॉयल्स लॉ को अगर फॉलो करेंगे तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टीपी, टी बॉयल्स लॉ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से पता होती तभी इस क्वेश्चन को हम अच्छे से बना सकते थे। तो यहाँ पर रियल गैस का जो रिविजन है ये कंप्लीट हो जाता है।